नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सर। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाएंगे तो किसी भी अपलोड की पहली सूचना आपको मिलेगी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपने अपने स्टूडियो में बैठ के कंटेंट्स बनाते हैं, विचारों को रखते हैं, खबरों को या जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करते हैं और अपने गिलहरी प्रयास को अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। लेकिन प्रारब्ध पर भी हमने चुनाव के जंग में मैदान में उतरने का काम किया है, लेकिन आप जिस तरीके से बिहार के जंगे मैदान में उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री के माता जी का अपमान, उन्हें मां की गाली देने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने पटना में सड़कों पर जो प्रदर्शन किया, आप उसके बीच मौजूद थे। बात वहां से जो निकल के आई, पूरे बिहार के माँ, और पिछली बातचीत में हम लोगों ने कहा था ये पूरे देश सनातन, एक एक राष्ट्रवादी, एक एक भारत के सच्चे सपूत या नागरिक के माँ को दी गई गाली है। क्यों? क्योंकि आपने वोट दिया हो चाहे न दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री सबके संवैधानिक प्रमुख हैं इस राष्ट्र के। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये संवैधानिक सत्य है साहब। नैतिक सत्यता की बात ही छोड़ दीजिए। नैतिकता जिनमें बची होती है वो इसको मानते हैं, जिनमें नैतिकता नहीं बची है उनसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन कल वहां पर क्या हुआ वो तो आपसे मैं पूछूंगा ही, वो आप बताएंगे ही। लेकिन एक कल दूसरा दृश्य दिखाई दिया, जब एक पार्टी प्रदर्शन करती है, किसी इतने बड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती है, और तब जब पिछली बातचीत में हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि प्रधानमंत्री इसको एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चौंकाते हैं और उन्होंने इस बार भी हम दोनों को चौंका दिया। लेकिन सवाल जो कल एक दृश्य निकल के आया कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के, मैं उन्हें गुंडे ना कहूं तो और क्या कहूं, उन्होंने वहीं मैदान में इसको काउंटर करने का असफल प्रयास किया। क्या ये मां फैक्टर, इसने बुरी तरीके से बिहार के चुनाव की दिशा बदल दी है? तेजस्वी यादव का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ग्राउंड पर कांग्रेस तो कहीं मौजूद नहीं है। इसी के साथ क्यों डरी हुई हैं ममता बनर्जी, और ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें किसी दौरे का शिकार होते हुए विधानसभा में देखा हम सारे लोगों ने। तो शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां आपके पास जमीन का थर्मामीटर और वहां का तापमान है। अभिषेक जी। सर क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि रविशंकर जी से मैंने सिर्फ 2 प्रश्न लिए थे रविशंकर जी के, और उसके बाद रविशंकर जी से मैंने बस इतना पूछा, एक वो कांग्रेस का कल्चर कैसा है, और फिर चिराग पासवान की भी माता को गाली दिया था, तो उन्होंने वो बताया था कि हमारा छोटा भी कार्यकर्ता होता तो हम एक्शन लेते। इसके बाद मैं जानबूझ करके वो रिक्शे वाले के पास गया, रेडी वाले के पास गया, पॉपकॉर्न जो बेच रहा था उसके पास गया। इनके सेंटिमेंट को समझिए सर। इनको लग रहा है सर मोदी जी के मां को ने एकदम इनके मां को गाली दे दी है, और वोटर सर यही है। ये एलीट क्लास वाले, आईफोन वाले घूम के वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं होती सर। प्लस ये बंद सांकेतिक था, सिर्फ 12 बजे तक का था सर, ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके। चूंकि सरकार में एनडीए में एकजुटता दिखी, सभी एनडीए के सभी घटक दलों ने एक साथ प्रोटेस्ट किया, ये अच्छी बात है। गांव-गांव तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुई, तो जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अब बहुत सारे नोएडा दफ्तर के पत्रकार कह रहे हैं कि बड़ा असफल सा लगा हमको। भैया आप आरजेडी से तुलना कर रहे हैं। यहां एम्बुलेंस आया तो सबने हाथ हिला के जाने दिया, पूरा रास्ता खाली कर दिया। वहां एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया। दोनों में अंतर रहता है। कुछ जगह, 1-2 जगह, जैसे जहानाबाद में एक घटना खराब हुई थी। हालांकि वो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं, वो बीजेपी के ही कंप्लीट कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें मिक्स एनडीए के थे। तो इस प्रकार की भी घटनाएं जो कि नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इंपैक्ट बहुत शानदार रहा है सर। ओवरऑल मैं ग्राउंड पर जो महसूस कर रहा था वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव था। और अब आप देखिए कि इसके बाद ये डिफेंस कैसे कर रहे हैं कि मोदी जी के इस प्रवक्ता ने फलाना कहा, इसने ये कहा, वो कहा। अपने माफी नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि
राहुल गांधी इकोसिस्टम जिस सिंड्रोम से पीड़ित है वो तो भले कोर्ट में माफी मांग ले, लेकिन सार्वजनिक मंच पर कैसे मांगे? वो बार बार बोल चुके हैं अपनी आस्तीन खींच के कि मैं तो सावरकर नहीं हूं। भले हार जाए, बचपन में गुरुजी, आज टीचर्स डे भी है और आप भी तो शिक्षक की तरह ही है, तो प्रणाम सभी शिक्षकों को। एक शिक्षक ने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई थी कि बेटा बाइक चलाते हो, सामने एक पेड़ की टहनी आ गई, तुम 60 की स्पीड में हो, तुम हेलमेट पहने भी रहोगे, तब भी सिर झुकाओगे ना, या अपना सर उस टहनी से लड़ा लोगे? लड़ाओगे तो गिरोगे, चोट लगेगा, मर गए तब तो तुम्हारे परिवार के लोग ही सिर्फ रोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अगर बच गए और अपंग होकर के बचे, तब तो जीवन भर का रोना है। अब मैं एक बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और चैनल पर यह बात कही है। कई लोगों ने मिथ फैलाया है कि भाई एनडीए का मतलब बीजेपी के 37 सांसद ये लोग तोड़ रहे हैं। बता के आप अमित शाह का सांसद तोड़ लोगे? ऐसा कौन सा माई का लाल इस भारत देश में पैदा हो गया है? वो भी 2.5 महीने 3 महीने पहले बता के। मैं बताता हूं होने क्या वाला है, जो मेरे पास सूत्र है। 37 का पता नहीं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद इनका सो कॉल्ड इंडी अलायंस तितर बितर हो जाएगा। पूर्वांचल में हम लोग बोलते हैं तितर बितर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है कितने सांसद इतना विवश कर देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को कि वो निकालने पे बाहर हो जाए, क्योंकि दल बदल कानून तो ऐसे लागू नहीं होता। और हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म की राजनीति को देखते हुए ये भी कहेंगे कि हो जाए बाई इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीट छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत। इस स्थिति में है, पल पल नंबर कम हो रहा है, लेकिन यहां अभी भी सपना तोड़ बैठाए हुए हैं कि 37 तोड़ लेंगे, नीतीश तोड़ लेंगे, चंद्रबाबू नायडू तोड़ लेंगे। और जमीन जो है सर खिसकती जा रही है। वो तेज बहाव वाली नदी होती है, उसमें हम लोग बैठ के नहाते थे, तो उसके अंदर की रेत अक्सर खिसक जाती थी और हम लोग कुछ मीटर आगे चले जाते थे। इन लोग को यकीन ही नहीं है सर कि ये पहली बात आप हारेंगे जीतेंगे, वो चुनाव बाद की बात है। आपको ये पकड़ना होता है कि आप हार क्यों रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इनको लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा जमीन पर काम कर रहा है। और मैं ग्राउंड पर बता रहा हूं सर, रिवर्स इंपैक्ट है। लोग कह रहे हैं बांग्लादेश को देखते हुए बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारे बांग्लादेशियों को बाहर निकालिए। मोदी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, फॉरेनर इमिग्रेशन बिल लेकर के आ गई, अब एसआईआर के बहाने ये अच्छा हो गया, एक एक बिहार से भी बाहर निकालो सबको। हद तो ये कि वो गुरुग्राम वाले भी चिल्ला रहे हैं कि हाँ बाहर निकालो। ये क्यों, ये सेंटिमेंट क्यों बन रहा है? आप बंगाल फाइल्स को चलने से रोक देंगे अगर पश्चिम बंगाल में, तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और रिबाउंड करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को जितना दबाएंगे ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, क्या है ऐसा जिससे वो डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बंगाल में बड़ा इंपैक्ट होगा। अरे भाई, बंगाल फाइल्स का डायरेक्ट रिलेशन है बिहार से, बंगाल फाइल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। लोग को सिर्फ नोआखली याद है और बंगाल याद है, बिहार में भी हुआ था, लेकिन बिहार में थोड़ा सा अलग ढंग का हुआ था, रिवेंज बहुत तगड़ा यहां पे हुआ था, यहां रिवेंज लिया गया था। तो रिवेंज तो लिया जाएगा, और जैसे ही बंगाल फाइल्स आएगी, बांग्लादेश का मैटर उठेगा, यहां के बांग्लादेशी उठेंगे, तो पूरा किशनगंज, अररिया और ये सब डायरेक्ट रिलेशन है बंगाल से, डायरेक्ट रिलेशन है बांग्लादेश से। क्या बात करते हैं आप? और फिर वही शुरू हो जाएगी कहानी, फिर निकाल बाहर करो, चुनाव पर प्रभाव पड़ना है, और आपको लग रहा है वोट चोरी होगी। तो आप सोचिए कि जो किसी के लिए पॉजिटिव मुद्दा है, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम इससे अलग रहो, वो और पोलराइज होगा। तो नरेंद्र मोदी एक 1994-5 में मैं बड़ा अच्छा मतलब उनको पसंद करता था। वैसे तो गैरी कास्परोव और विश्वनाथन आनंद का दौर चल रहा था, लेकिन उसी समय एक और शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले, गाटा कामस्की। मैं कम से कम उनका दीवाना रहा हूं, उनके खेल का दीवाना रहा हूं। उनकी एक बड़ी पेट स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, एकदम सामने से एकदम घोड़ा दे देंगे, ऊंट दे देंगे, हाथी दे देंगे, और दूसरे साइड से कॉर्नर करके एकदम डायरेक्ट शाह और मात।
सामने वाला उस स्ट्रेटजी में उलझता था कि सामने एक साथ 2-3 मिल रहे हैं, ले लो, और उसको 3-4 चाल ही वो चाहिए होता था, बहुत क्विक चलता था वो। 2-3 बार उन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी इसी स्ट्रेटजी से हराया था। तात्पर्य यह है कहने का, क्या आपको दिख रहा है वोट चोरी इलेक्शन कमीशन फंसे हुए? पवन खेड़ा, उनकी पत्नी फंसी हुई है। आज एफआईआर हो गया सोनिया गांधी जी के ऊपर 1980 की बात। लोग कहेंगे कि इससे क्या होगा? अवनीश सर ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोई सजा नहीं मिलेगी। सजा दिलाना किसको है? हमको तो भरे बाजार बेआबरू करना है हुजूर। हमको तो भरे बाजार नीलाम करना है तुमको। सड़क पर उतरो, तो जो चल रहा है अच्छा ही हो रहा है सर। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए जरा, एक समराइज किया है, और एक तरफ केवल ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम राजनीति करती है। राजनीति तो खुद उन्होंने कहा है कि भैया कम से कम आप मुझे राजनीति मत सिखाइए और मेरे राजनीतिक कौशल पर थोड़ा आप शक कम किया कीजिए। हालांकि ये उन्होंने हाउस में कहा था, लगे हाउस में कहा था। लेकिन जरा ये देखिए, वो काम के लिहाज से किस तरीके से इस 240 कथित 240, और जिसमें ये था कि भैया 30, 32, 37 ये इनके यहाँ नंबर चलते रहते हैं साहब। पिछले 6 महीनों में रिलीफ ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, सीधे सीधे 12 लाख की एक लिमिट। उसके बाद रिलीफ ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी आपके सामने है। उसके बाद टोल, जिस तरीके से सड़कों को किया गया है, और टोल के जो एनुअल पासेज हैं, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ बिल अमेंडमेंट, ये एक्ट पास होना। एक तरफ आप सड़क पर चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ वो आदमी बैठ के इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी जियो पॉलिटिकल स्थितियों और भारत में उसकी पोजीशन को तो किनारे छोड़ देते हैं। पोटू चचा पगलाए घूम रहे हैं। अभी कुछ देर पहले का उनका रात में सोने जाने से पहले पोटू चचा यानी ट्रम्प चचा ने क्या किया है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार इतना सेंसिटिव प्रदेश है। सेंसिटिव जब मैं कह रहा हूं तो ये सुरक्षा के लिहाज से नहीं, एक भावनात्मक प्रदेश है। वहां की जो वहां का जो समाज है वो बड़ा भावुक समाज है, और शायद यही वजह है कि माता जी का अपमान। राजनीति अपनी जगह, चुनाव आप लड़िए, उसके लिए आप जो चाहे वो कर लीजिए, कौन रोकता है भला। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर, आरजेडी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर, ये जो एक शाब्दिक बदतमीजी का दौर चल रहा है, और इस सब की प्रयोगशाला बिहार बनाई गई है। तो बिहार सर ऐसे तो नहीं होता, और यही वजह है कि वो चैनल्स के प्रवक्ता जो हो रहे हैं वो भी लताड़े जा रहे हैं, और जमीन पर भी लताड़े जा रहे हैं। तो क्या बिहार को गलत तरीके से समझने का दुस्साहस कर लिया है कम से कम राहुल और उनको इकोसिस्टम ने? और मान लीजिए राहुल और उनका इकोसिस्टम तो कर ले, वो तो भारतीय है ही नहीं, उनकी मानसिकता भारतीय नहीं है, नागरिकता भी खतरे में पड़ी है। तेजस्वी भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने केवल बिहारी सेंटिमेंट अस्मिता की ही राजनीति की है, भले उसमें जातीय तड़का लगा के रखा था। तेजस्वी का हाल उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जैसा क्यों है? उनने पिता के रहते उन्होंने भी ये कांड किया था, और वहां तेजस्वी भी ऐसा कर रहे एक्चुअली अगर तेजस्वी यादव आरजेडी के सही नेताओं की बात सुन लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। इस वक्त आरजेडी को चला ही रहे हैं संजय यादव, जो कि स्वयं हरियाणा से। उनको यही लग रहा है कि कास्ट लाइन पर खेलेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। एक मिथ है ना सर के 16%, 17% मुसलमान, 14% यादव, 30% हो गए। लेकिन राजनीति में 30% कैलकुलेट करना और हर विधानसभा पर 30% होना, ये दो अलग अलग बात है सर। अब उदाहरण देता हूं, आपके दर्शक कितनी आसानी से समझ जाएंगे। किशनगंज में 77% मुसलमान, कटिहार में 40%, अररिया में 42%। अगर सुपौल, मधेपुरा और भागलपुर को मिला दे तो पूरे बिहार का 60% मुसलमान इतने ही जिलों में, और यहां सीटें कम है। 40 ही तो है सीमांचल में, और उस 40 में भी आप सब जीतने की परिस्थिति में नहीं है। ज्यादातर सीटों पे कुछ सीटों को हटा दें तो इक्वल एकदम नेक टू नेक फाइट रह जाती है। पूर्णिया के अर्बन में आप चले जाइए, कटिहार अर्बन में चले जाइए, तो खैर इसके अलावे आप है नहीं। और पोलराइजेशन हो चुका है, और पोलराइजेशन हो चुका है सर। अब कमाल की बात है कि अररिया में जो यादव हैं
12% ही हैं, वो सब भाजपा को वोट करते हैं, कुमार प्रदीप को, क्योंकि 42% समझ लिए मुसलमान होने के बावजूद कुमार प्रदीप जी लगातार सांसद बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अच्छा, वहां का यादव इतना राष्ट्रवादी क्यों है? क्योंकि वो 40% होने के बाद जो भुगत रहा है, वो देख रहा है, वो जान रहा है। इसी प्रकार से सर आप कैलकुलेशन लेके स्वप्न में देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास 30% है। मोतिहारी का यादव आपके साथ है, मधुबनी का है, नवादा का है, थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ, आरा का है, मगध का है, शाहाबाद प्रमंडल का है, लेकिन ये सीटें आपको विनिंग पोजीशन पर तो नहीं लेके आती, क्योंकि शाहाबाद प्रमंडल की ज्यादातर सीटें तो आप कांग्रेस को दे रहे हो, और कांग्रेस को दे रहे हो तो वहां का यादव जो आरजेडी का जिला अध्यक्ष है, वो कह रहा है साला इसी के चलते हमको टिकट नहीं मिल रहा है। इसका हारना बहुत जरूरी है। राजनीति शास्त्र को जब भी आप शून्य में देखने का प्रयास करेंगे, आप 2+2=4 काउंट करेंगे, उत्तर प्रदेश 2019 का लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आप नहीं देख सकते। आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा, हर एक चुनाव में जाके देखना होगा कि क्या हम पार्टिकुलर विधानसभा में विनिंग पोजीशन पर आने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे आपको 243 विधानसभा सीटों पर मेहनत करनी होगी, न कि आपको चैनल पर जाके गाली गलौज करना होगा और केरला कांग्रेस से ट्वीट कराना होगा बीडी और बिहार एक साथ। बिहार के लोग पहले से भावुक, बिहार के लोग भावुक तो होते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। तो कांग्रेस ने, तो मैंने पहले कहा राहुल गांधी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और राहुल गांधी ने सोच लिया है कि राजद को निपटा देना है। इस बार निपटा देंगे, अगली बार हमारा पूरा होगा। तो लग रहा है कि मित्र हैं, लेकिन एक बचपन में पंचतंत्र की कहावत सुनी थी, 2 डाकुओं का ग्रुप था सर, 2 लुटेरों का ग्रुप था, सोना लूट लिया, हीरा लूट लिया, हीरे की पोटली, आपस में सब लड़ मर गए। आखिर में सर 2 डाकू बचे, दोनों भूख से व्याकुल। एक डाकू ने कहा मैं पास के गांव में जाता हूं और भाग के खाना लेके आता हूं, रास्ते में मन में लालच, जहर मिला देता हूं, खुद भोजन करके खाएगा, मर जाएगा। दूसरा वाला डाकू भी वही सोच रहा है कि भाई आज वो जैसे आएगा पीछे से चाकू मार दूंगा, तलवार मार दूंगा, पूरा हीरा मेरे पास। ऐसा ही होता है सर। वह भोजन लेके जो आ रहा था उसका गला काट दिया, और संभवतः आखिर में उसने भी भोजन किया, क्योंकि भूख से व्याकुल था, वो भी मर गया, हीरा वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि चाल चरित्र में कांग्रेस और राजद एक ही, उन्हीं के तरह है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जब 2+2 राजनीति में इसको 2-4 इसको नकारा, तो मुझे मैनेजमेंट में पढ़ाए गए एक बात ज़रूर कही जाती है, वो किताबों में नहीं लिखी। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ पे होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं चलता है राजनीति में। अभिषेक जी, अब बिहार के बाद एसआईआर का नंबर वेस्ट बंगाल में है। चुनाव आयोग ने ये बात कह दी है। ममता जी बनर्जी का स्वास्थ्य कैसा है? मैं कम से कम उस हम सनातनी संस्कृति से आते हैं जहां किसी के स्वास्थ्य की मंगल कामना ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कल कहीं किसी चैनल पर बात हो रही थी तो ट्रम्प के स्वास्थ्य की बात आई, मैंने कहा नहीं चचा जी हैं, खूब स्वस्थ रहें, मंगल रहें, हम तो यही कामना करेंगे, बाकी उनकी बकवासों का हम काउंटर करेंगे, ये अलग बात है। ममता बनर्जी को क्या हो गया? ममता बनर्जी बिल्कुल हिस्टीरिया के दौरे की तरह वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आखिर ये स्तर, और वो ममता बनर्जी जो लगातार जीतती आ रही है, उसके बाद भी वोट चोर, वोट चोर, ये नई बीमारी ममता बनर्जी को कहां से लगी? और ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है, और किससे डरी है सर? सर, इस डर को देख करके मुझे लास्ट वाला दिल्ली इलेक्शन याद आ गया सर। केजरीवाल जेल से बाहर निकल के आया था, और आप देखिए मीडिया के सामने जब प्रेजेंट होता था, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, उसका वोकल कॉर्ड कितना बदल गया था। कल सदन में मुझे ममता बनर्जी के साथ वही नजर आया। थर्राई हुई, हड़बड़ाई हुई, कभी अमित शाह जी को वोट चोर बोल रही है, कभी मोदी जी को। और कमाल की बात है 2014 में वो जीती, 2019 में उनका नंबर ज्यादा था, 2021 में 200 से ऊपर विधायक जीते उनके, 2024 चुनाव में 30 का नंबर बनाया सर। तो आप ये देखिए सर कि
इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अमित शाह वोट चोर। क्यों? उसका कारण है सर, अभी 5 दिन पहले उनके 4 बहुत करीबी टीएमसी के अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा, और करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश था। क्या करती? नहीं मानेगा तो चुनाव आयोग लेटर लिखेगा, राष्ट्रपति शासन। यानी वो वहां पे बाद में जाएंगे राष्ट्रपति शासन पे। जिस प्रकार से सर पूरे जो मुर्शिदाबाद वाला प्रकरण था, मुजफ्फरनगर याद आ जाता है। मुर्शिदाबाद वाले प्रकरण के बाद आप पूरे बंगाल में इस वक्त हैवी सेंट्रल फोर्सेस हैं। कभी 3 दिन पहले उन्होंने आर्मी वालों को गाली दी, और अभी पुलिस जिस प्रकार से व्यवहार कर रही थी, खुल के काम नहीं हो पा रहा है सर, खुल के गुंडे ही नहीं हो पा रही। डर का मामला जो निपटाया जाता था हो नहीं पा रहा है। ऊपर से शुभेंदु अधिकारी ने नाक में दम कर रखा है, ग्राउंड पर मोबिलाइज कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में वो देख रही हैं कि 65 लाख तो सिर्फ बिहार से निकाल दिया, बंगाल से तो कमाल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक काम किया, सीए का यूज करते हुए बिना, जो रहने की आजादी होती है वो सीए के थ्रू नहीं किया। जो रहने का है वो कह दिया कि 2024 तक आए हुए, दिसंबर 2024 तक आए हुए सभी माइनॉरिटी जो बंगाल में और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है, वो रह सकते हैं। ठीक। एक और समीकरण है सर, 1.5 करोड़ 3 करोड़ मटुआ समाज बहुत दिनों से नागरिकता मांग रहा है 2012 से। 2012 में भी राहुल गांधी के घर गया था, और राहुल गांधी से मिलने और कांग्रेस से मिलने गया था। उस वक्त अगर कांग्रेस ने ये काम कर दिया तो कहानी बदल गई होती कांग्रेस के फेवर में, लेकिन खैर वो नहीं किया। अभी पटना के गांधी मैदान में भी आए हुए थे वो लोग कि भैया हमारी नागरिकता का क्या। सबसे बड़ा जो एक्सपेक्टेड लाइन पे है कि 45 लाख का मात्र वोटर का अंतर था सर। इन 3 करोड़ में कम से कम 1.5 करोड़ तो वोटर होंगे सर। अक्टूबर और नवंबर आते आते ये हो जाएगा सर। और जैसे नागरिकता मिली, दनादन वोटर आईडी कार्ड, दनादन वोटर आईडी कार्ड, और सीधे सीधे मेरा मानना है 64 विधानसभा, और मटुआ समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं 72 विधानसभा। तो मैं खैर अपने पे मान के चलूंगा 64 विधानसभा की डेमोग्राफी एकदम स्ट्रेट अवे बदल जाएगी। और ये वो है जहां पर बलपूर्वक, छल पूर्वक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने डेमोग्राफी बदली है। पूरा खेल बदल जाएगा, नंबर सिस्टम बदल जाएगा, गेम बदल जाएगा। डर इस बात का है। और दूसरा मैंने कहा कि अगर 65 लाख यहां निकले गए तो वहां तो 1 करोड़, तो ये जो गैप बनेगा ना सर, ये 1.5 करोड़ का एनडीए के अगर फेवर में गैप बन गया, जिसको वो देख पा रही है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा ये डर का कारण। जो देख पा रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि पूरा नंबर सिस्टम पर खेल रही है बीजेपी। और अमित शाह वो गाटा कामस्की की तरह, जो मैंने कहा कि मौका नहीं देते हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं। तुम मार्शल लगा के उठवा लो विधायकों को, एक और ऐड हो जाएगा तुम्हारे कर्मों में कि हाँ ये अनडेमोक्रेटिक यहां पर हो रहा है। चुनाव आयोग जब एसआईआर में तीव्रता लेके आएगा टीएमसी वाले कल, क्योंकि फरीद हकीम जैसे लोग क्या करेंगे सर, उनका तो कोर ही बांग्लादेश, सब जानते हैं बांग्लादेशी वोटर्स का कोर रहा है उनका। तो सच तो यह है कि कई सरकारी नौकरी वाले नप जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के आरक्षण के नाम पर यहां डॉक्यूमेंट बना लिए और बंगाल में वोटर आईडी कार्ड बना करके भारत का नागरिक बन गए, सरकारी नौकरी तक में लोग पहुंच चुके हैं। अब आप भय का कारण समझिए सर कितना व्यापक है, और कितना तूफान मचेगा पूरे देश में कि ये टीएमसी के रीजन में कुकर्म हुए हैं। जैसे बिहार में जब शिक्षिका पकड़ाई भागलपुर में, पूरे भागलपुर का चुनाव सिर्फ उस कारण बदल गया है। किसी ने सोचा एक शिक्षिका जो कि पाकिस्तानी मूल की है वो पकड़ी गई, और पूरे भागलपुर का चुनाव अभी से ही बदला हुआ है कि बताओ हमारे बीच इतने दिनों से पाकिस्तानी रह रही थी बे, बंगाली भद्रलोक से लेके सब लोग को ये लगेगा हमारा नौकरी छीन रहे हैं बे, सरकारी नौकरी ले रहे हैं, पुलिस विभाग में जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं,
शिप चला रहे हैं, पोर्ट में है, कैसा कैसा उत्पात मचेगा सर। इस डर का अनुभव सब नहीं कर सकते। जिसने वो काम कराए होंगे, कांड कराए होंगे, उस तक ये बात है कि अमित शाह जिस तरफ आ रहे हैं। एक पुरानी फिल्मों में होता था ना सर कि विलेन के हाथ में बंदूक होता था, कहता है आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली मार दूंगा, और हीरो मस्त आगे बढ़ रहा होता है, और फिर वो विलेन बोलता है आगे मत बढ़ना मैं गोली मार दूंगा, फिर भी वो हीरो आगे बढ़ता है और लास्ट में बंदूक छीन लेता है। ये वो सिचुएशन है सर, इसीलिए वो डरी हुई है सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये डर का कारण, और एक चीज और, माती समुदाय के बारे में आपने कहा जो कि अगले कुछ महीनों में ये हो जाना है, तो इसके प्रामाणिक आधार भी हैं। मैं केवल ऐड कर देता हूं, लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी के खिलाफ टास्क फोर्स टाइम बाउंड, तो अगर ये 1.5 पौने 2 करोड़, और आपने जैसा कहा कि तुरंत इक्वेशन बदल जाएगा, डेमोग्राफी का सारा खेल बदल जाएगा, तो ये तो प्रधानमंत्री के प्राथमिकता में है, तो इसलिए ये हो जाने वाला है। और अब दर्शकों, आपको जिस तरीके से अभिषेक जी ने और प्रधानमंत्री की बात को मैंने जोड़ा, तो आप समझ रहे होंगे कौन सी रेसिपी तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी की खासियत भी तो है अभिषेक भाई, कि वो जब बल भर नोट छाप लेते हैं तब नोटबंदी की भनक देते हैं। ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि नोटबंदी अनाउंस करने के बाद उन्होंने नोट छापना शुरू किया, नहीं साहब। बिल्कुल। और सूत्र आधारित, अब दिल्ली के वो लुटियन जोन्स जो उधारी के सिंदूर पर अपने आप को सुहागिन बनाए रखते थे, अब वो बेवा हो गए हैं। मैं मातृशक्ति का कहीं से भी कोई अपमान नहीं कर रहा, ये बात कह के, ये एक सांस्कृतिक कहावत है और ये एक रूपक है जो मैंने सामने रखा। अच्छा अभिषेक जी, अब चलते चलते एसआईआर जिस तरीके से बिहार में इसने पूरा परिदृश्य बदल दिया, और राजनीति नहीं, हमारे देश हमारी जमीन में अवैधता का मामला है साहब। यहाँ पर कोई चुनाव गया भाड़ में, हमारे लिए कोई चुनाव आए चला जाए, लेकिन भारत की भूमि पर अवैध संतानें किसी बाहरी शक्तियों की पलती रहे, ये हम थोड़ी ना होते हुए देख सकते हैं। इसके बाद बंगाल, क्या अब आपको लगता है कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने की दिशा में चुनाव आयोग काम कर रहा है कि भैया एनआरसी तो जब होगा तब होगा, हम एक दूसरे तरह की कायदे की एनआरसी कर लेते हैं, और एसआईआर प्रदेश दर प्रदेश अब ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर जाएगा? सर इस चर्चा को आपने याद दिला दिया। मैंने आज सुबह में एक शो किया था, और ये हम सब हिंदुओं के लिए लेसन है। असम में कल सर भारी प्रोटेस्ट मार्च निकाला है हिंदुओं ने, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बैनर के तले नहीं था। ये आम असमीज बाहर निकले हैं। अभिषेक जी, मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे उस मशाल जुलूस को देख के, और उस झंडे को देख के जिसमें कहीं से किसी पार्टी का झंडा नहीं था, और वो मशाल जुलूस, और क्या ऊर्जा थी साहब, क्या ऊर्जा और क्या संख्या। और एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड है, मियां को बाहर करो। ये दूसरी घटना है सर। दर्शक ये ना सोचिए ये पहली घटना है, इसके पहले एक प्रोटेस्ट की घटना और इन्हीं मियाओं के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में हो चुकी है, बॉर्डर स्टेट में। क्या है कि नेशनल मीडिया इस तरह की खबरों को ध्यान नहीं देता, लेकिन हम लोग का काम है छोटी छोटी खबर निकालना। मैं पहले ही कहता हूं कि मैं पॉजिटिव आदमी हूं, बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, और मैं अपने आसपास नकारात्मक शक्तियों को जमा भी नहीं होने देता। मैं स्वयं दूरी बना लेता हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो आग लगी है असम में, वो बंगाल और बिहार तक नहीं पहुंचेगी, ये मैं नहीं मानता सर, संभव ही नहीं है। और इसका सर, मैं प्योर राजनीति की बात करता हूं, इसका प्रभाव सर चुनावों में होना है, तय है। अब समझदार पॉलिटिशियन वो होता है जो चंद्रबाबू नायडू की तरह, जब पूरे कोस्टल रीजन में श्री राम जी गूंज रहे थे मंदिर बनने के बाद, वो समझ गया कि राजनीति का स्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया। पवन कल्याण की तरह हिंदुत्व की राजनीति करो, खुल के करो। राजनीति ही करनी है ना, सत्ता में रहना है ना आपका ऑब्जेक्टिव। तो जब हिंदुओं का साथ देके आप सत्ता में रह सकते हैं, तो क्यों सेकुलर बनना है? समझदार नेता अपना पैटर्न बदलेंगे आने वाले समय में सर राजनीति का। और इसीलिए मैंने कहा बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद इंडी अलायंस के उसी तरह टुकड़े होंगे जैसे कभी टुकड़े हुए। उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या बात है। और एक शेर मुझे याद आ गया कि शाम गम जब बिखर गई होगी
श्यामे गम जब बिखर जब गई बिखर होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो ये जो अलग अलग पॉकेट्स में जब छितर बितर होता है, जैसा आपने कहा लोक की भाषा में, तो ये चीजें कहाँ तक जाएंगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देश के बहुसंख्यकों के अपमान की कीमत पर सत्ता आपको मिलती रही है। ये मुगालता अगर दूर हो गया हो, तो इस देश के सनातनियों और बहुसंख्यकों के समर्थन के आधार पर आप सत्ता एंजॉय करने का डीएनए अपने अंदर पैदा कीजिए साहब। चंद्रबाबू नायडू ने ये किया, नीतीश कुमार जी ये किए। आप 30 तोड़ लेंगे, 35 तोड़ लेंगे, 37 तोड़ लेंगे, यही देगची आप काठ में बनाते रहिए और आपके सपने पूरा नहीं होंगे। और इसीलिए आपको विवश होना पड़ता है अराजक राहुल गांधी और उनको इकोसिस्टम की तरह सड़कों पर उतरकर डीजल, पेट्रोल, किरोसिन छिड़क कर और उसमें माचिस लगा के इस देश को जलाने की कल्पना करना, वो भी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस देश में बांग्लादेश दोहराने की कल्पना करना, जो कि आपको नहीं पता, ये बांग्लादेश नहीं है बेटा, यहां नहीं हो पाएगा। अभिषेक जी, आपने बिहार से लेकर बंगाल तक चीजों को इतनी बारीकी से नापा और आप तो बिल्कुल फ्रंट के योद्धा हैं। जिस तरीके से मैं आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैंने इससे पहले सच बताऊं आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं देखी थी, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने काम करते हुए ग्राउंड पर देखा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी तो बहुत सारा काम करना है। क्यों? क्योंकि संस्कृति की धरती, संस्कार की धरती बिहार का चुनाव है, ऐसे थोड़ी ना है साहब। आपको बहुत बहुत एक बार साधुवाद। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अभिषेक जी के साथ ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। द अभिषेक तिवारी शो, जिसे आप बहुत स्नेह देते हैं, साथ में प्रारंभ, इन दोनों को देखते रहिए। हम दोनों को सलाह भी देते रहिए कि आपको किस तरह की बातचीत हम लोगों से चाहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे अभिषेक भाई। हमें और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।